हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, ये ना मैं आपको मिड टर्म का 2022-23 का पेपर दिखा रहा हूँ साइंस का। ये ना आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी करने में। और जो ऑफिशियल आंसर किया ना वो भी इस वीडियो में आपसे शेयर कर दूंगा। आप आराम से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। बाकी जितना हो सके मैं इसमें समझाऊँगा, और भी जो वीडियोस होंगी ना मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। अब आप आराम से देखिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया, विच इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड इन द गिवन रिएक्शन। ये जो आपको रिएक्शन दे रखा है इसमें कौन जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, हिंदी में बोल रहे हैं दिए गए समीकरण में किसका ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। देखो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है ना उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकारक। तो आप ध्यान देखो, जो एफ है, एफ मतलब आयरन, आयरन में जो ऑक्सीजन जुड़ रही है, जो राइट में जो गोला मैंने मारा ना ये प्रोडक्ट कहलाता है। तो प्रोडक्ट में देखना पड़ता है कि कौन जुड़ रहा है। तो एफ ई जो है यहाँ से देखो, ये एफ ई 3O4 हो गया, तो एफ ई में ओ जुड़ गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जो एफ ई है वो ऑक्सीकारक है। ठीक है, यानी कि उपचयन है, इसलिए इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे पूछता अपचयन के बारे में, तो अपचयन का मतलब जिससे ऑक्सीजन हट जाती है। ठीक है, जो अपचयन होता है ना तो उसमें ऑक्सीजन जो है हट जाती है। तो आप ध्यान से देखो, जो H2O है ना, H2O पहले रिएक्टेंट देखना पड़ता है जो लेफ्ट में होता है। ठीक है, जो लेफ्ट में होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं। तो H2O जो है, आप ध्यान से देखो, उसमें जब हम प्रोडक्ट में देख रहे हैं, राइट में देख रहे हैं, तो O गायब हो रहा है। तो इसलिए H2 जो है ना वो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा अपचयन का। पर हमें इससे क्वेश्चन में पूछा गया था उपचयन के बारे में बताओ, तो मैं एक्स्ट्रा इसलिए बता रहा था ताकि आपको आइडिया हो सके कि कैसे, मतलब क्वेश्चन चेंज करते तो उसका आंसर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, और हमें उसके आसपास की चीजें करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एफ में ओ जुड़ा था इसलिए Fe3O4 ओ जुड़ा है, इसलिए उसे हम उपचयन कहेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड में बोल रहे वायु के संपर्क में आने पर Ag पर काली परत आ जाती है, वह है व्हेन Ag इज एक्सपोज टू एयर इट गेट्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ। देखो, जब Ag को यानी कि हम सिल्वर को हम एनवायरनमेंट में रखते हैं, हवा में रखते हैं, तो उस पर जो ब्लैक लेयर जम जाती है, तो उसकी जो वैल्यू है वो क्या है, उसकी वैल्यू है Ag2S। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि आयरन है, आयरन को अगर हम एयर में रखते हैं मॉइस्चर में, तो उस पर जो लेयर जम जाती है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, या क्या उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है थर्ड में, इनमें से किस लवण का पीएच मान सबसे कम है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट हैज अ मिनिमम पीएच वैल्यू। आपने पीएच वैल्यू में पढ़ा होगा, बीच में 7 होता है, और 7 से अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो एसिड, 7 से राइट में जाएंगे तो बेस। तो जो अमोनियम सल्फेट होता है ना, ये इसका आंसर है। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 4.5-5 के आसपास होता है ये। ठीक है, जबकि बाकी को हम देखें, सोडियम क्लोराइड तो 7 पर हो गया, न्यूट्रल हो गया। पोटेशियम सल्फेट देखें वो भी 7 पर होता है, यानी कि सी की बात कर रहा हूँ। और ए जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी वैल्यू 8 के आसपास होती है। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या होगा, ए होगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, उसके बाद यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम CO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट का नेचर क्या होगा। देखो, जब अपनी फर्स्ट बुक में देखोगे तो इसके साथ रिएक्शन करेंगे ना तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ये जो है ना बेसिक नेचर का होता है, ऐसे आपको बताना पड़ेगा। हिंदी में आप बताओगे शारीरिक प्रकृति का होगा। फिर नेक्स्ट पूछ रहा है कि आपको नॉन मेटल का एग्जाम्पल देना है जो लस्ट्रस होता है, तो आप नॉन मेटल में ग्रेफाइट बता सकते हैं, आप डायमंड बता सकते हैं, आप आयरन बता सकते हैं। ये कह रहा है ऐसे दो मेटल बताओ जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, तो सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है। फिर ये कह रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल दो। अब हम क्या करते हैं, डेफिनेशन कर लेते, एग्जाम्पल करते नहीं है। तो एम्फोटेरिक एग्जाम्पल, इसका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हो आप इसका जिंक ऑक्साइड बोल सकते हो। तो एम्फोटेरिक होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरफ रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो फिर ये कह रहा है
समझ में आ गया ना। उभयधर्मी किसे कहते हैं? जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। फिर ये सातवां कह रहा है कि ये जो न्यूट्रिशन का जो मोड है ना नीम के पेड़ का, ये कौन सा है? तो देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं? एक ऑटोट्रॉपिक होता है ना, हाइड्रोट्रॉपिक होता है, और पैरासाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होता है। तो आपसे पूछे यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है? अब देखो, जो नीम का पेड़ अपना खाना खुद ही तो बनाएगा, तो ये क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक हो गया, ठीक है, यानी कि स्वपोषी हो गया। और देखो, हिंदी में ये कह रहा है कि जो पोषण है ना, उसके कौन कौन से तरीके होते हैं? तो स्वपोषी होता है, विषमपोषी होता है, मृतजीवी होता है, परजीवी होता है। तो नीम का पेड़ स्वपोषी है, और जो फवक है ना, ये फफूंद है ना, तो ये मरे को खाती है, तो इसलिए इसे मृतजीवी कहेंगे। इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक कहेंगे। ठीक है, आप लास्ट में ना, सबसे लास्ट में वीडियो में आंसर की देख सकते हैं, उसमें रिटर्न में भी अभी समझा रहा हूँ और आंसर बता रहा हूँ। फिर ये कह रहा है कि ये पेरिस्टेलिस मोमेंट क्या होता है? देखो, जब हम कुछ खाते निकलते हैं, तो हमारी जो अंदर की जो मसल्स होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, फिर रिलैक्स होती है, उसी को बोलते हैं क्रमाकुंचन। ठीक है, तो रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, जब एक लगातार हमारी जो श्वास नली होती है वो सिकुड़ती है, फैलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट कहते हैं, क्रमाकुंचन कहते हैं। फिर देखो, यहाँ पर इसने एक पिरामिड तैयार कर दिया, ये पूरा टॉपिकल लेवल बना रखा है। तो इसने बोला कौन सा टॉपिकल लेवल मैक्सिमम एनर्जी होगी उसके पास, तो जितना नीचे होगा उसके बाद मैक्सिमम एनर्जी होगी। ठीक है, ये तो पता है ना आपको, इससे एनर्जी के बाद जाएगी 10%, फिर 10% जाएगी, हाँ है ना। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? T1। ठीक है, इसने बोला था अधिकतम ऊर्जा किस पोषक स्तर पर उपलब्ध है? सबसे ज्यादा एनर्जी किस पे है? इसमें, क्योंकि इसी की एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, ऊपर वाला नहीं करोगे तो नीचे वाला कर सकते हो। ये कह रहा है कि जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, तो उसमें फ्लो ऑफ एनर्जी को आपको शो करके दिखाना है। ठीक है, तो ये आप बुक में से देख लेना, जो बुक के चैप्टर में बना हुआ है ना, तो बुक में आपको एक्सरसाइज चैप्टर पुराने वाली बुक में 15.4 में दिख जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक लेंस अपने सामने किसी भी स्थान पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बना रहा है, और लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो इरेक्ट इमेज, ये लेंस की बात कर रहा है। तो सीधी इमेज किस में बनती है? जो कॉनकेव लेंस होता है उसी में तो बनती है। तो अब तो लेंस का आंसर आ जाएगा, सीधी इमेज। देख लो, आपने जैसे याद किया ना वैसे ही नहीं पूछ रहे, इसलिए सर पेपर थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को। स्नेल का लो जो है, साइन आई अपन में साइन आर होता है। ठीक है, तो ये आप बुक में आपके मिल जाएगा, जो आपको लाइट वाले चैप्टर है ना, उसी में मिलेगा। जैसे 10th क्लास की जो आपकी बुक है, उसमें आपको पुरानी बुक में आपको जो है 10th चैप्टर में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ना, स्नेल का जो लो है ना, ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर आता है। तो जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, एक देखो, एक होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक होता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आपको लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की कैटेगरी में मिल जाएगा, और आप लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी अच्छे से कर लेना। देखो, यहाँ पर बता रखा है और वाले क्वेश्चन में कि ये कन्वर्जिंग मिरर है, मिरर है, शीशा है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और 4 सेंटीमीटर इसकी परछाई बन रही है, तो इसका आवर्धन आपको निकालना है। तो अगर आप इसका एम निकालोगे ना, तो कन्वर्जिंग में, तो आपको मैं बता दूं कि फॉर्मूला इसका अगर हाइट देखे तो एच डैश अपन में एच होता है, एच डैश 4 है और एच 2 है, माइनस लगा दो, तो कितने का आ गया? माइनस का 2 आ गया, बस। फिर ये कह रहा है कि हमारा निकट का और दूर का बिंदु कौन सा है? तो जो निकट का बिंदु होता है वो तो 25 सेंटीमीटर होता है, दूर का जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। फिर ये कह रहा है किस घटना की वजह से सूर्य जो है वो 2 मिनट बाद, 2 मिनट पहले आता है? तो आपको एक नंबर का आएगा, तो आप एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन लिखेंगे।
वायुमंडलीय अपरिवर्तन लिखोगे, क्या लिखोगे? वायुमंडलीय अपरिवर्तन। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि अंतरिक्ष में किसी व्यक्ति को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? आप बोलोगे क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती, नो स्कैटरिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक पार्टिकल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये असर्शन और रीजन वाले होते हैं। आपको पहले देखना होता है कि दोनों सही है गलत है, फिर उसके बाद अगर सही होते हैं ना दोनों, तो नीचे वाला देखना पड़ता है कि नीचे वाला क्या ऊपर वाले का रीजन है। जैसे मैं एक पढ़ देता हूँ, ये कह रहा है कि चिप्स मैन्युफैक्चरर है, वो यूजुअली क्या करता है, फ्लश बैग्स ऑफ चिप विद गैस सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस भर के रखता है और वो पूरा फुला होता है। ये कह रहा है नाइट्रोजन इसलिए भरी जाती है क्योंकि वो एसिडिटी से बचाती है, मतलब खराब होने से बचाते हैं। क्या दोनों सही है? दोनों सही भी है, और नीचे वाला रीजन है ऊपर वाले का, तो इसका आंसर ए लिख देंगे। ऐसे करना होता है। देखिए मैंने आपको थोड़े बहुत समझा दिए हैं, अब बाकी आप आराम से जो है खुद कर लें। मैं आपको आंसर के बीच में दिखा रहा हूँ। और एक बात आपको और कहूंगा कि जैसे इसमें, ठीक है, बाकी वैसे आपको पता होना चाहिए, जो मेटल होते हैं ना मेटल, तो जैसे केएलएम आपने पढ़ा होगा ना 9th क्लास में, तो जो मेटल होते हैं ना उनका जो लास्ट का जो पार्ट होता है ना, वो मतलब ये केएलएम होता है ना लास्ट का पार्ट 4 से कम होता है। अगर 4 से ज्यादा दे रखा होता है तो वो नॉन मेटल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर तो पूरा भरा हुआ है, तो जो पूरे भरे होते हैं वो जो नोबल गैस होती है। ठीक है, तो ये आपका नॉन मेटल है और ये आपका मेटल है, इस तरीके से पूछा था। अब बाकी आप अपने आप को जज कर लो कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये जो आपने आयन वाला चैप्टर पढ़ा था ना थर्ड, तो उसी को ना यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के इसने पूछ लिया है। ठीक है, तो पता है पिछले साल के पेपर जरूर करने चाहिए ताकि अच्छे से ना पता लग सके क्या करना है क्या नहीं करना। अब ये आपका सेकंड चैप्टर है ना, तो उसी को इसने थोड़ा सा घुमा के पूछा। जैसे बेकिंग पाउडर है, ये इसका पार्ट होता है, तो इसको कैसे वगैरह करेंगे, क्या बनेगा। अगर आपने सारे के सारे सॉल्ट पड़े हुए हैं ना, उनको बनाते कैसे पढ़ रखे हैं। ठीक है, चैप्टर सेकंड के अंदर आपके है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो आप इन क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, और फिर ये आपका 10th चैप्टर से है, जो आपका स्पेरिकल मिरर है। तो वो कह रहा है वो डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बनाता है जो ऑब्जेक्ट को अलग अलग लोकेशन पे रखते हैं। तो अगर अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग इमेज बन रही है, तो आप खुद सोचो, जो आपका कौन के मिरर है, अवतल दर्पण है, उसमें आप देखो 6 प्रकार के चित्र बनते हैं। उत्तल में अंदर की तरफ होता है और केवल 2 चित्र बनते हैं, एक अनंत वाला और एक कहीं भी रख दो। तो ये कह रहा है बार 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 जो है नए बनते हैं, तो ये क्या है, कौन सा मिरर है? ठीक है, तो हमें पता लग गया कि ये कौन के मिरर है। ठीक है, जब वस्तु को अवतल दर्पण, देखिए ये तो यहाँ पर थोड़ा हिंट इसने दिया ना, अब इनके बेसिस से क्वेश्चन बताने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। तो ये कह रहा है कि मैं पढ़ देता हूँ एक आधा। वैन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ जब सी पर पड़ता है, तो सी पर ही तो इमेज आती है, तो सेम साइज हो जाता है ना। हाँ या ना, तो इसका मतलब सेम साइज ऑब्जेक्ट। ये कह रहा, अब कह रहा अगर मान लो आप दूर खड़े हो लेकिन आपकी फोटो बिल्कुल सीधी बन रही है, तो देखो अगर आप दूर खड़े हैं और फोटो सीधी बन रही है, तो वो कौन सा दर्पण होता है? या तो वो होता है प्लेन मिरर, ठीक है, या होता है वो उत्तल दर्पण। अब यहाँ प्लेन मिरर तो लिखा ही नहीं है, लिखा हुआ है प्लेन मिरर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या प्लेन मिरर के लिए बोला गया है या हमें कॉन्वेक्स के लिए बोला गया है। आप चाहे दर्पण से इतनी दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, दर्पण समता होगा। अब देखो हम जितनी में दूर खड़े हो जाए, तो जो प्लेन मिरर है उसमें भी ऐसे होता है, और कॉन्वेक्स में तो होते होते, तो ये दोनों सही है, तो ये लिखा आंसर यहाँ पर, तो डी पर टिक कर देंगे। ठीक है, तो अब डियर जी क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, आप आंसर लास्ट में आपको दिखा देता हूँ, फिर आप ये पहले देखें, फिर ट्राई करें, फिर अपने आंसर लास्ट में मैच कर लें। ठीक है, तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और ऐसे ही अब और इसके आसपास जो क्वेश्चन आया ना,
तो जैसे आप चैप्टर 6 देख रहे हैं, तो इस चैप्टर 6 के आसपास के क्वेश्चन अच्छे से कर लो। जैसे इसमें इम्प्लीफिकेशन आपका आ जाता है, हम जो इम्प्लीसीकरण होता है ना, वो आ जाता है। ये बोल देगा कि जो जठर ग्रंथि है उसमें कौन कौन से एसिड वगैरह फॉर्मेशन होती है, किसको किस में बदलता है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है उसमें कौन सा जूस वगैरह बनते हैं और कौन किसको कन्वर्ट करता है। अब देखो ब्रेन वाले जो चैप्टर में कैसा क्वेश्चन है आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपका जो यहाँ पर डिकम्पोजर वाला दिया है ना, आपसे क्योटो प्रोटोकॉल पूछ सकता है, जो ओजोन लेयर को सेफ्टी के लिए कहा गया था ना, सीएफसी का प्रोडक्शन और ज़्यादा नहीं करेंगे, तो वो क्योटो प्रोटोकॉल था। आपसे ट्रॉपिकल लेवल पूछ सकता है, फूड चेन पूछ सकता है, फूड वेब पूछ सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल दिया है, इससे मतलब आवर्धन 3 है, वो भी -3 है। तो आप बताओ जब -3 है तो वो क्या इंडिकेट करेगा। ठीक है, और इन्हें मिरर बोला है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, कॉनकेव मिरर होगा, अवतल होगा। ठीक है, और इमेज क्या होगी, उल्टी होगी, होगी -3 आप देख सकते हो। तो 4 जानकारी आपको देनी है, तो 4 पॉइंट आपको जो बता दो कि भाई कॉनकेव है, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, बड़ी इमेज है, मैग्नीफाइड है, और सी से पीछे होगा तभी ऐसा हो सकता है। मैं बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता लग जाए। ये आपको ऐसे रफ में बनाना है। ये एफ हो गया, सी हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे एक लाइन सीधी जाएगी और ये एफ से टच होकर चली जाएगी। 1 मिनट, ये ना मेरा ये एफ से चली गई। और दूसरी जो है, हम क्या करते हैं, इस पे पी पे डाल देते हैं, पी पे डालेंगे तो पी से ही वापस हो जाएगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा आगे से कर दो तो ये आगे देखो। तो जो इमेज बन रही है यहाँ से यहाँ तक देखो, ये सी से पीछे जा रही है ना। तो ये चैप्टर जो आपका है लाइट वाला चैप्टर, उसमें आप देखोगे ना, आपको पता लग जाएगा। अब बाकी ये क्वेश्चन है, इनको आप देख लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। जो आसपास की चीजें आएंगी वो बता देना। ठीक है, तो कर लेना। थोड़ा टाइम की मेन प्रॉब्लम थी, नहीं तो मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता। ठीक है जी, मैंने क्वेश्चन पेपर आपको पूरा दिखा दिया। अब जैसे इसमें लॉन्ग सर्टेडनेस आया ना, तो आप शोर सर्टेडनेस, पैस बायोपिया, ठीक है, और जो आंख में हमारे सिलरी मसल है, रेटिना है, ठीक है, पावर एकोमोडेशन हो गया, और स्टार को ट्विंकल करते हैं। ये 2-4 जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, ये वाले देख लेना। अब ना आंसर देख लो आप। डियर, ये आंसर की है आप आराम से देख सकते हैं। और सारे के सारे जो सोल्ड है उनकी फॉर्मेशन अच्छे से देख लेना। और ज़्यादातर जैसे क्वेश्चन ये वाला आ जाता है, जो आपका जो थर्ड चैप्टर है, तो उसमें आपसे पूछ लेगा ठंडे पानी से रिएक्शन करने वाले, ठीक है, वार्म से करने वाले, ठीक है, जिनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। रिएक्टिविटी टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए आपको। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रेयर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, और जो एक एंगल ऑफ प्रिज्म इस तरीके से बना होता है ना, जिसमें सारे एंगल और प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन आपको बताना होता है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे कम रंग कौन सा झुकता है, सबसे कम जो रंग है वो आप जानते होगे कि लाल झुकता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। जो वॉयलेट कलर होता है उससे 1.8 टाइम्स होती है ना। ये आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। देखिए, एक बात मैं और बोलूंगा कि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की दिखाई है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम पर ले लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना, और टेलीग्राम चैनल का नाम एएससी स्टार्टर के नाम से ही है, जो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। आप व्हाट्सएप पे भी एएससी स्टार्टर अवेलेबल है। ठीक है, तो जो चैनल बना हुआ ना व्हाट्सएप पे एएससी स्टार्टर के नाम से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।